यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ नंबर 15 भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति नामक निबंध है और जिसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। तो इस निबंध को पढ़ने से पूर्व लेखक बाबू गुलाब राय का जीवन परिचय पढ़ेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये भारतीय संस्कृति नामक निबंध आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बाबू गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ। इटावा उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। इनका जन्म 1888 में हुआ। आप छतरपुर रियासत के महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, अर्थात बाबू गुलाब राय छतरपुर रियासत के महाराज के प्राइवेट सचिव भी रहे। बाद में आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे। बाबूजी मननशील व्यक्ति थे। हिंदी के प्रख्यात आलोचक, निबंधकार, संपादक के रूप में बाबू गुलाब राय ने प्रशंसनीय साहित्य सेवा की है। ध्यान देना विद्यार्थियों, बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य में आलोचक की भूमिका निभाई, निबंधकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संपादक के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। साहित्य संदेश नामक पत्र द्वारा आपने साहित्य जगत की खूब सेवा की। इनके द्वारा कौन सा पत्र संपादित किया जाता था, जिसका नाम है साहित्य संदेश। इस पत्र में आपके भावात्मक और विचारात्मक दोनों प्रकार के लेख अर्थात निबंध प्रकाशित हुए। आपका काव्य शास्त्र, निबंध, आलोचना के क्षेत्र में समान अधिकार था, अर्थात काव्य क्षेत्र में, निबंध में और आलोचना में बराबर अधिकार था, मतलब बराबर इनका कार्य किया था इन तीनों क्षेत्रों में। अब आते हैं बाबू गुलाब राय जी के निबंध। ठलुआ कलब, मेरी असफलताएं, कुछ गहरे कुछ उथले इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। ध्यान देना, इनके निबंध संग्रह कौन से हैं? ठलुआ कलब, मेरी असफलताएं, कुछ गहरे कुछ उथले इनके निबंध संग्रह हैं। उनके निबंध व्यक्तिपरक, विचारपरक एवं संस्मरणात्मक हैं। आपके लेख गंभीर और विचारपूर्ण हैं। लेखों में सजीवता है। मधुर व्यंग्य और हास्य के पुट से आपके लेखों में वार्तालाप का सा आनंद आता है। बाबू गुलाब राय ने व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए गंभीर आलोचक की मुद्रा को त्याग कर अनौपचारिक रूप से लेखन कार्य किया है। औपचारिक रूप से नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से लेखन कार्य किया है निबंध में। आपके विचारात्मक निबंधों की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग मिलता है। भावपूर्ण लेखों में भाषा गंभीर है। गुलाब राय जी की भाषा विषयानुकूल, सरल और गंभीर रही है। गंभीर विषयों पर लिखे गए लेखों की भाषा संस्कृत गर्भित है, अर्थात संस्कृत से युक्त है, तथा हास्य रस पर लिखे गए लेखों की भाषा उर्दू शब्दों और मुहावरों से युक्त है। जो हास्य रस पर लिखे हैं इन्होंने लेख या निबंध, उनमें उर्दू शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। भाषा की विविधता आपके गंभीर ज्ञान का प्रमाण है। भाषा की तरह शैली भी विषयानुकूल, गवेषणात्मक और समीक्षात्मक बन गई है। अब मूल पाठ पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है और संस्कार का अर्थ क्या होता है? संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। ठीक है ना? संस्कृति शब्द का संबंध किससे है? संस्कार से है और संस्कार का अर्थ होता है संशोधन करना, उत्तम बनाना और परिष्कार करना। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वही धातु है,
संस्कृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं। और वही धातु जो एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर का अर्थ है कृषि विज्ञान, वही धातु है जो कल्चर में है, वही एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान जिसका अर्थ होता है हिंदी में, और जिसका अर्थ क्या होता है? पैदा करना, सुधारना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी। यहाँ पर गुलाब राय जी कहते हैं कि संस्कार व्यक्ति के होते हैं और साथ में जाति के भी होते हैं। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। व्यक्ति के संस्कार तो होते ही है, और जाति के संस्कार जब आ जाते हैं उसमें, तो उन जातीय संस्कारों को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है, न कि व्यक्तिवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विद्या और विचार परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़ मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। अब जलवायु के अनुकूल रहन सहन की जो तरीका है, विचार परंपराएं हैं, जाति के लोगों में स्थायी हो जाती हैं और वो क्या बन जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। ये जातीय संस्कार प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति अर्थात निजी स्वभाव के अनुकूल न्यूनाधिक मतलब कम ज़्यादा मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में इनको प्राप्त करता है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं अर्थात दिखाई देते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता है अर्थात इन गुणों का होना जरूरी है, रहेंगे। ये संस्कार दूसरे देश के निवास करने या दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने में कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं और कभी कभी दब भी जाते हैं, किंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त करने पर फिर उभर आते हैं। यहाँ पर लेखक बाबू गुलाब राय कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर निवास कर लेता है या दूसरे देशवासियों के संपर्क में आता है तो इसमें कुछ परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी तो सांस्कृतिक गुण दब जाते हैं, लेकिन जो ही उनको अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है वैसे ही ये संस्कृति के तत्व वापस उभर आते हैं अर्थात दिखाई देने लगते हैं। संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आंतरिक भी। संस्कृति के कितने पक्ष होते हैं? 2 होते हैं, एक बाहरी संस्कृति, दूसरा है आंतरिक संस्कृति। उसका बाह्य पक्ष आंतरिक पक्ष का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। लेखक गुलाब राय कहते हैं कि बाह्य पक्ष आंतरिक पक्ष का प्रतिबिंब तो नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे से संबंधित जरूर होते हैं। हमारे बाह्य आचार हमारे विचारों मनोवर्तियों के परिचायक होते हैं। संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है, उसका संबंध देश की भौतिक वातावरण और उसके पालित पोषित परिवर्धित विचारों से होता है। भाषा संस्कृति का कुछ बाहरी अंश है, ध्यान रखना, भाषा संस्कृति का बाह्य पक्ष है, फिर भी वह हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायिका होती है। जैसे कुशल शब्द को ही लीजिए, ये हिंदी भाषा का शब्द है, वह हमारी उस संस्कृति की ओर संकेत करता है जिसमें पूजा विधान की संपन्नता के लिए कुश लाना एक दैनिक कार्य बना हुआ। कुश का अर्थ है हवन के लिए लकड़ी लाना। जो कुछ ला सकता है, कुछ ला सकता है, वह तंदुरुस्त और होशियार भी समझा जा सकता है। प्रवीण का संबंध वीणा से है, प्रकृष वीणायाम परिणम। हमारी भाषा में गो से संबंधित शब्दों का बाहुल्य है, जैसे गोदोली बेला। गोदोली बेला कहते हैं शाम के वक्त जब गायें जंगल से घर की ओर लौटती हैं और जिसमें विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न होते हैं। इसी प्रकार गो शब्द से बना है गोष्ठी, गवेषणा जिसका अर्थ होता है गाय की इच्छा या खोज के अर्थ में विस्तार द्वारा। गवेषणा का अर्थ क्या हो गया? खोज हो गया। गवाक्ष
गो की आँख खिड़कियों के आकार शायद पहले गोल होता था होगा, इसलिए गवांश का अर्थ लिया गया है। गुरसी अंगीठी गो रस्सी से बनी है जिसमें गो का दूध उठाया जाता है, अर्थात गाय का दूध को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है। गोपुंछ नाटक को गो की पूंछ के समान बताया गया है। अंत में आकर मूल कथा ही रह जाती है और उसका फैलाव क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, इसलिए ये नाटक के एक पार्ट को कहते हैं गोपुंछ। गोमुखी जिसके भीतर माला फेरी जाती है और जिससे जल गिरता हो उसे भी कहते हैं गोमुखी। गोपन गोपन का अर्थ होता है छिपाना। यह शब्द भी गौ से संबंध रखता है। जो वस्तु पाली जाती है, सुरक्षित रखी जाती है, वह छिपा कर भी रखी जाती हैं आदि। यह बाहुल्य हमारे समाज में गो की प्रधानता का द्योतक है। यहाँ पर लेखक बाबू गुलाब राय कहते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में गाय का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए गो की प्रधानता के कारण बहुत सारे शब्द गो वर्ण से स्टार्ट होते हैं और इसी के आधार पर ये बहुत सारे शब्द बन गए हैं, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वो गाय को प्रधानता देते हैं। भारत गर्म देश है, यह हृदय को शीतल करना मुहावरा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब ऐसे मुहावरे बनाएंगे जो कि हृदय को क्या करे, शीतल करे, ठंडा करे। किंतु आंगल देश ठंडा है, अर्थात इंग्लैंड ठंडा देश है, वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल वार्म रिसेप्शन और कोल्ड ट्रीटमेंट। वार्म रिसेप्शन का अर्थ होता है गर्म जोशी से स्वागत, कोल्ड ट्रीटमेंट ठंडा इलाज आदि मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ब्रेकिंग द आइस का अर्थ है चुप्पी तोड़ना, मौन भंग करने के अर्थ में आता है, लेकिन आइस ठंडेपन का प्रतीक है क्योंकि वो देश ठंडा है और उस ठंडेपन को क्या करना है, दूर करना है, इसलिए ब्रेकिंग द आइस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो संस्कृति का प्रतीक है। मौन ठंडेपन का द्योतक है। अंग्रेजी का प्रयोग किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन वहाँ की हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है। अब सामान्य अर्थ है कि एक पत्थर से दो पक्षी मारना। हमारे इसका अनुवाद है एक ढेले में दो पक्षी, किंतु उसमें वह मधुरता नहीं है जो एक पंथ दो काज में है। किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का अर्थ है एक ढेले में दो पक्षी, किंतु इसमें इतनी मधुरता नहीं है जितनी मधुरता है एक पंथ दो काज। उसके कहते ही हमको गोरस बेसन हरी मिलन एक पंथ दो काज की बात याद आ जाती है, क्योंकि एक तो गोरस गाय का दूध घी बेचने से हरी का मिलन हो जाता है, इसलिए एक पंथ दो काज। ये संस्कृति की परिचायक हैं। हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण, देश की भावनाओं से संबंधित है। जमीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसीले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीज़ें देश की आवश्यकताओं और आदर्शों के अनुकूल हैं। गर्म देश में पृथ्वी का स्पर्श बुरा नहीं लगता, इसलिए यहाँ जूतों का इतना मान नहीं है जितना विलायत में है, अर्थात जितना जूतों का मान विलायत अर्थात विदेशों में होता है उतना हमारे भारत में नहीं होता है। यहाँ हाथ से खाने का चलन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हर समय हाथ धोए जा सकते हैं। अन्न को भी देवता माना जाता है, उससे सीधा संपर्क अधिक सुखद और स्वाभाविक समझा जाता है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह नहाने के लिए जल की कमी नहीं हो और नहाने की आवश्यकता ही अधिक होती है, इसलिए नहाना धर्म का अंग हो गया है। ये अपने अपने देश की संस्कृति है और ये हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि अन्न को देवता माना गया है और नहाना, क्योंकि यहाँ पर जल की कोई कमी नहीं है और नहाने की आवश्यकता भी अधिक होती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए नहाना हमारे धर्म का क्या हो गया है, अंग हो गया है। इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को उभार में न लावे
उसे पूर्णतया ढक दे, अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए लंबे ढीले कपड़े को पहना जाता है जो शरीर के उभार मतलब शरीर उभरा हुआ नहीं दिखाई दे, पूर्णतया शरीर को ढक दे, इस बात को महत्व दिए जाते हैं। बेसिली कपड़े अधिक धोती आदि नित्य सहज में धोए जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा बेसिले का अर्थ है बिना सिले, धोती आदि जो सिली हुई नहीं होती है उनको ही पहनने पर यहाँ पर जिनको नित्य सहज धोए जा सकते, आसानी से धोए जा सकते हैं, उसमें सेवन का भी किसी प्रकार का मेल नहीं रह जाता है, क्योंकि वो बिना सिले पहनने के कारण उसमें किसी प्रकार का मेल भी नहीं रह सकता है, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है, इसलिए साफा पहनते हैं। ऐसा सभी पूर्वी देशों में है। यहूदियों के प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते हैं। बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। बाल भी हमारे शरीर का अंग है, इनको ढक कर रखना उचित माना गया है हमारे धर्म में। इसी प्रकार देश के वातावरण और रुचि के अनुकूल ही मांगल्य वस्तुओं का विधान किया जाता है। अब देश का वातावरण कैसा है, उनकी रुचि क्या है, उसी के हिसाब से मांगल्य अर्थात मांगलिक वस्तुओं का विधान किया जाता है। फूलों में हमारे यहाँ कमल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसका संबंध जल और सूर्य दोनों से है, क्योंकि इसका आधा भाग जल में रहता है और आधा भाग सूर्य के दर्शन करता है। वह जल में रहता है और सूर्य को देखकर प्रसन्न होता है। जल और सूर्य देश की महती आवश्यकताओं में से है। इसका संबंध दोनों से संबंध है, किसका, कमल का, जल से भी है और सूर्य से भी है। कमल ही सब प्रकार की शारीरिक सौंदर्य का उपमान बनता है। अब शारीरिक सौंदर्य का उपमान यदि किसी को बनाते हैं तो कमल को ही बनाते हैं। चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण है। नेत्र कमल अर्थात कमल के समान नेत्र है। मुख कमल अर्थात कमल के समान मुख है। आदि कमल की महत्ता को द्योतक है। इससे कमल कितना सुंदर है, कितना महत्व है, ये साबित हो जाता है। नवकंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद करुणा, कंजारुण, इस संद में सभी अंग कमल बन गए हैं। अर्थात नवकंज मतलब नए कमल के समान, लोचन अर्थात आंखें हैं, कंज मुख, मुख कमल के समान है, कर कंज और कमल के समान हाथ हैं, पद करुण कंजारुणम मतलब कमल के समान पैर हैं, आदि शरीर के सभी अंगों को कमल के समान बताया गया है। आम्र अर्थात रसाल, कंदली अर्थात केला, ध्रुवादल का अर्थ है दूब, नारियल, श्रीफल, श्रीफल जो पानी से युक्त नारियल होता है उसको श्रीफल बोलते हैं, आदि को मांगल्य कार्यों में प्रमुख स्थान दिया गया है। आम यहाँ का विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है और इसका बौर बसंत का अग्रदूत कहते हैं। जो कच्ची कैरी आती है वो आते ही मतलब अब बसंत आना शुरू हो गया है, बसंत आने का संकेत दे देता है। हमारे यहाँ अशोत, अशोतो कहते हैं पीपल को विशेष महत्ता दी गई है भारतीय संस्कृति में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में अशोत को भी माना गया है। अशोत सरो वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अशोथो अर्थात पीपल श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्ता दी गई है वे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई हैं। भगवान बुद्ध को भी अशोत वृक्ष के नीचे बुद्ध तो प्राप्त हुआ, अर्थात भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ। स्थावर वस्तुओं में, स्थावर मतलब स्थायी वस्तुओं में जो गतिशील नहीं है, जिसमें हिमालय को, सरिताओं में गंगा को अर्थात नदियों में गंगा को, पक्षियों में गरुड़ को, ऋतुओं में बसंत ऋतु को महत्ता दी गई है। स्त्रीलिंग चीजों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति अर्थात धैर्य को महत्ता दी गई है। यह भी हमारी जातीय मनोवृत्ति का परिचायक है। यह तो रहे संस्कृति के बाह्य पक्ष। अब संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। धर्मग्रंथों में अच्छे मनुष्यों के जो लक्षण बताए हैं
मनुस्मृति में अर्थात मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति में धृति का अर्थ है धैर्य, क्षमा, दया, अस्तेय, शोष, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करना, धी अर्थात बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। वे सब भारतीयों की मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के क्या है, अंग हैं। श्रीमद् भागवत गीता में देवी संपदा वाले के लक्षण दिए गए हैं, जिसमें अभय को सबसे पहला स्थान दिया। अभय मतलब निर्भय, बिना डर के। स्थित प्रज्ञ के लक्षण दूसरा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण बताए गए हैं। सात्विक चीज़ों के लक्षण 17वां अध्याय। सात्विक चीज़ें कौन कौन सी हैं, इनके लक्षण श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में बताए गए हैं। आदि सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल, सभ्य और शिष्ट पुरुष के लक्षण हैं। इसलिए सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं। रघुवंश रचना अभिज्ञान कालिदास की है, जिसमें रघुकुल के राजाओं के गुण बताए गए हैं। वे न केवल भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं, बल्कि उनसे अतीत का भय चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। देखिए, दूसरों को दान देने के लिए ही जो संपन्न बनते हैं, उनका धन दानाय था। मतलब जो दान अपने धन का दूसरों को दान देते हैं और उनका धन क्या बन जाता है, दानाय बन जाता है। ये भी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सत्य के लिए मितभाषी बने हुए थे। मितभाषी मतलब कम बोलने वाले, जिन्होंने सत्य के लिए मितभाषी अर्थात कम बोलने वाले बने हुए थे। मिथ्या अभिमान के कारण वे कम बातचीत नहीं करते थे। फालतू के अभिमान के लिए वे कम बातचीत नहीं करते थे, बल्कि सत्य के लिए मितभाषी बने हुए थे, जो यश के लिए विजय प्राप्त करते थे। यहाँ भारतीय राजाओं की विशेषता थी कि यश प्राप्ति के लिए विजय प्राप्त करते थे, न कि धन राज्य छीनने के लिए। यश को हमारे यहाँ अधिक महत्व दिया गया। हमारे पूर्वज यश के लिए समस्त संपदा और वैभव को त्यागने को सदैव तत्पर रहते थे, अर्थात तैयार रहते थे। अर्जुन से भी श्री कृष्ण ने अंतिम अपील यही की थी, यशो लभसो, यश से ही लाभ है, यश को प्राप्त करो, संतान के लिए, कामोपभोग के लिए नहीं। वर्ण पितृ चुकाने, समाज के अच्छी नागरिक देने के अर्थ जो ग्रस्त बनते हैं। यहाँ पर लेखक बाबू गुलाब राय कहते हैं कि ग्रस्त जो बनते हैं वो संतान के लिए हैं और संतान प्राप्त करने के लिए काम उपभोग करते हैं, यूं ही नहीं, ताकि वे पितृ को सुखा सके और समाज को अच्छे नागरिक देने के अर्थ में ग्रस्त बनते हैं। बाल्यावस्था में जो विद्या अध्ययन करते थे, यौवना में विषय भोग करने वाले, वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति को धारण करने वाले और योग द्वारा शरीर को त्यागने वाले। आजकल तो रोगाणन्ते तनु तज्जाय की बात हो गई है। आज तो ये बात हो गई है, रोगाने अर्थात रोगों से शरीर को त्यागने की बात हो गई है। लेकिन पुराने समय में जो योग के द्वारा शरीर को त्यागते थे। ऐसे रघुवंशियों के कुल में मैं अर्थात कालिदास वर्णन करता हूँ। यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव अधिक नहीं है, इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में त्याग, सत्य, यश, आश्रम विभाग, सामाजिक कल्याण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। संक्षेप में भारतीय संस्कृति के मुख्य अंग इस प्रकार बताए गए हैं। अब भारतीय संस्कृति के कौन कौन से अंग हैं, उसमें से पहला अंग आता है, यहाँ पहला लक्षण आता है। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता आती है आध्यात्मिकता। इसके अंतर्गत नश्वर शरीर का तिरस्कार। शरीर नश्वर है, इसका सबसे पहले भारतीय संस्कृति में की विशेषता है। इस जो नश्वर शरीर का क्या करना है, तिरस्कार करना है। परलोक अर्थात स्वर्ग, सत्य, अहिंसा, तप आदि आध्यात्मिक मूल्यों को अधिक महत्व देना। आवागमन की भावना, ईश्वरीय न्याय में विश्वास आदि बातें हैं, ये आध्यात्मिकता के अंतर्गत आती हैं। हमारे यहाँ संस्कृति तपोवन संस्कृति रही है, जिसमें विस्तार ही विस्तार है, अर्थात फैलाव ही फैलाव है। प्रथम शाम रव तव तपोवने, प्रथम प्रभात तव गमने। विस्तार के
वातावरण में आत्मा का संकुचित रूप नहीं रह सकता है, अर्थात आत्मा का विस्तार रूप सामने आ जाता है। इसी के अनुकूल आत्मा का सर्वव्यापक विस्तार माना गया है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वभूत हित पर अधिक महत्व दिया। सर्वभूत हित मतलब सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। आत्म सर्वभूतेषु य पश्यन्ति स पश्यन्ति। जिस प्रकार अपने स्वयं को देखो, स्वयं का जिस प्रकार आत्मा के बारे में सोचता हो, इसी प्रकार सभी को सर्वभूतेषु अर्थात सभी को उसी भांति उसी रूप में देखो। कीरी और कुंजर में एक ही आत्मा का विस्तार देखा जा सकता है। इसी से गांधी जी की सर्वोदय की भावना को बल मिला, अर्थात कोई भी जीव हो, सभी की आत्मा एक जैसी होती है, इस बात को विस्तार बताया गया भारतीय संस्कृति में। इसलिए गांधी जी ने सर्वोदय मतलब सभी का उदय हो, सभी का कल्याण हो को भावना का बल मिला। हमारे यहाँ की मनीषी अर्थात हमारे यहाँ के ऋषि विद्वान सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया का पाठ पढ़ाते हैं। नश्वर शरीर की तिरस्कार की भावना हमारे यहाँ के लोगों को बड़े बड़े बलिदानों के लिए तैयार कर सकी। ये जो नश्वर शरीर है, इसके प्रति तिरस्कार की भावना है, हमारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। वे कौन कौन से हैं? शिवी, दधीची, मोरध्वज इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। महाराज दिलीप ने गुरु की प्रसन्नता के लिए नंदिनी नाम की गौ सराने का व्रत धारण कर लिया। महाराजा दिलीप थे, उनके राजपाट था, कोई कमी नहीं थी, फिर भी गुरु को प्रसन्न करने के लिए नंदिनी नाम की गाय को सराने का आजीवन व्रत धारण कर लिया और उसकी सिंह से रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार हो जाते हैं। उस नंदिनी गाय को एक सिंह से रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सिंह से कहते हैं, यदि तुम मुझ पर दया ही करना चाहते हो तो मेरे यश शरीर पर दया करो। पंचभूतों से बने हुए नाशवान शरीर के पिंडों पर मुझ जैसे लोगों की आस्था नहीं है। यहाँ पर महाराज दिलीप कहते हैं, जब सिंह उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं तो शेर सिंह से कहते हैं, आप यदि मेरे पर दया करते हो तो ये मेरा यश शरीर है, मेरी आत्मा है, उस पर दया करो। पंचभूतों से बने हुए, पंचभूत कहते हैं 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर पर जो नाशवान है, नष्ट होने वाला है, इस शरीर के पिंडों पर मुझे कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। हमारे यहाँ का मार्ग साधना का मार्ग रहा है और तप त्याग स्वयं को महत्व दिया है। हमारे यहाँ पर जो मार्ग बताया गया है वो साधना का मार्ग बताया है। इसके अलावा तप त्याग और स्वयं को महत्ता दी गई है। क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या वैष्णव, सभी लोग इन गुणों की सराहना करते हैं, अर्थात तप त्याग स्वयं को सभी धर्मों के लोग, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, वैष्णव हो, सभी इन गुणों की सराहना करते हैं, उपासना करते हैं। हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे है, वह आत्मा का साक्षात अनुभव कराना चाहती है। यही भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों का अंतर है। हमारे दर्शन का अर्थ आत्मा का दर्शन ही है, पाश्चात्य देशों में वह बुद्धि विलास के रूप में रहा है। हमारे यहाँ जो दर्शन का अर्थ क्या है? आत्मा का दर्शन है और पाश्चात्य देशों में बुद्धि विलास के रूप में दर्शन माना जाता है। अब अगला भारतीय संस्कृति का विशेषता आती है समन्वय बुद्धि, अर्थात बुद्धि का संयोग। आत्मा की एकता के आधार पर हमारे यहाँ अनेकता में एकता देखी गई है। इसी से मिलती जुलती समन्वय भावना है। हमारे विचारकों ने सभी वस्तुओं में सत्य के दर्शन किए हैं। उनका धर्म अविरोधी धर्म रहा है, इसलिए हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। फिर भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है। लेखक बाबू गुलाब राय मानते हैं तुलसीदास जी जैसे महानुभाव जो भक्ति काल के प्रमुख संत कवि हुए थे, जो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, समन्वय बुद्धि से ही काम लिया। समन्वय बुद्धि से कैसे काम लिया? उन्होंने शैव और वैष्णवों का समन्वय कराया, ज्ञान और भक्ति का समन्वय कराया, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत का समन्वय किया था, इसलिए उनको समन्वयवादी संत कहा जाता है। आधुनिक कवियों में प्रसाद जी ने
अपनी कामायनी में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का समन्वय किया। आधुनिक कवियों में सायावाद की कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना कामायनी में ज्ञान, इच्छा और क्रिया का क्या किया है? समन्वय किया है। मानव कल्याण में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पार्थक्य ही बांधक है। अब मानव का कल्याण करना चाहते हैं तो ज्ञान, इच्छा और क्रिया का अलग नहीं किया जा सकता है, तीनों को एक ही मानना चाहिए। इनमें सामंजस्य, समन्वय जरूरी है। ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। अब ज्ञान और क्रिया एक दूसरे से भिन्न है, दूर है, अलग है, तो इच्छा पूरी कैसे होगी? मन की नहीं होने वाली है। एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। ज्ञान और क्रिया आपस में मिल नहीं सके, इनका मिलाप न हो, ये जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, ये जीवन के लिए बाधक है। अब अगला आता है भारतीय संस्कृति की विशेषता, वर्णाश्रम विभाग। भारतीय संस्कृति में कार्य विभाजन को बड़ा महत्व दिया गया है। समाज को 4 भागों में बांटा गया था। किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मानव जीवन को भी बांट दिया था। पहले है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 मानव जीवन की अवस्था बताई गई है। सामाजिक विभाजन बढ़ते बढ़ते संकुचित, अपरिवर्तनीय बन गए हैं। अपरिवर्तनीय बनने में भी इतनी हानि नहीं। यदि सबका महत्व, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक सा मान लिया गया होता। कुछ लोगों ने श्रेष्ठता का अधिकार कर लिया, जैसे ब्राह्मणों ने जैसे श्रेष्ठता का अधिकार कर लिया। पंडित समदर्शनी की बात भूल गए। जो पंडित लोग हैं सभी को समान देखने की बात को लेखक बाबू गुलाब राय कहते हैं, उस बात को भूल गए। हमारे सभी प्रचारकों और सुधारकों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है। उन सब में जोरदार आवाज़ रही भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा गांधी ने। इन्होंने बताया कि वर्णाश्रम में 4 वर्ण और मानव जीवन की 4 अवस्थाएं बराबर हैं, इसमें कोई अंतर ज़्यादा भेद नहीं है। सभी को समन्वय, सामंजस्य से रहना चाहिए। वेदों के पुरुष सूक्त में न तो 4 वर्णों को एक ही विराट शरीर का अंग बताया है। वेदों के पुरुष सूक्त में 4 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण से मुख्य मासिक बहु राजन्यकृत, ब्राह्मणों को मुख बताया शरीर का, और बहु अर्थात भुजा बताया है राजन्य मतलब राजाओं को, क्षत्रियों को। एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, सभी का शरीर में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसा लेखक गुलाब राय कहते हैं। सामाजिक संगठन का हमारे यहाँ बहुत ऊंचा आदर्श रखा गया। वैदिक ऋषियों की तो यही भावना थी, लेकिन हम उसको क्या कर बैठे? भुला बैठे। अगला भारतीय संस्कृति का विशेषता या लक्षण आता है अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय। इन 4 गुणों को इसलिए ही रखा गया, इसके मूल में अहिंसा की भावना है। करुणा, मैत्री, विनय अहिंसा व्रत के पालन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। हिंसा केवल वध करने से नहीं होती, वर्ण किसी का उचित भाग ले लेने और दूसरों का जी दुखाने भी है। अब हिंसा किसको माना है कि किसी का वध करना, किसी की हत्या करना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी का उचित जो भाग है, उसका हिस्सा है, उसको ले लेना और दूसरों के जी को दुखाना भी हिंसा माना गया है। इसलिए हमारी संस्कृति की मूल भावना में अहिंसा है। इसलिए हमारे यहाँ सत्यम ब्रियात के साथ प्रिय ब्रियात का पाठ पढ़ाया जाता है। सत्यम ब्रियात आता है सत्य बोलने के साथ में प्रिय ब्रियात, ब्रियात का अर्थ है प्रिय बोलना का पाठ सिखाया जाता है भारतीय संस्कृति में। करुणा प्राय छोटों के प्रति होती है, मैत्री बराबर वालों के प्रति, विनय बड़ों के प्रति, किंतु हमको सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अब करुणा किसके प्रति रखनी, दया किसके प्रति रखनी? छोटों के प्रति। मित्रता किसके? बराबर वालों से रखनी चाहिए। और विनय किसके प्रति रखना चाहिए? बड़ों के प्रति। लेकिन हमारी संस्कृति में सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। विनयशील का एक अंग है, उसको बड़ा आवश्यक माना गया है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के विशेषणों में विद्या के साथ विनय भी लगाया है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ब्राह्मण होता है जो विद्या और विनय से युक्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के लक्षण में बताया है।
विनय भारतीय संस्कृति की विशेषता है। असांस्कृतिक लोग ही उद्धत होते हैं, अर्थात जो सांस्कृतिक नहीं होते हैं, असांस्कृतिक लोग होते हैं, वे ही उग्र होते हैं। अब अगला भारतीय संस्कृति का गुण लक्षण आता है प्रकृति प्रेम। भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही। यहाँ सभी ऋतुएं समान समय पर आती हैं, पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है, अर्थात फल फूल पैदा होते हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है, अर्थात हरियाली छा जाती है। यहाँ का नगाधिराज अर्थात पहाड़ों का राजा हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती है। मोक्षदायिनी अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त करने वाली यहाँ की नदियाँ मानी जाती है भारत की। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि भारत में सूर्य की पर्याप्त धूप और रोशनी रहती है। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, अर्थात भारतीय ऋषि मुनि जंगल में रहना पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्य में शुभ माना जाता है। नैमित्तिक कार्य का अर्थ है जो कार्य किसी विशेष प्रयोजन से किए जाते हैं, उन कार्यों में सूर्य और चंद्र दर्शन को शुभ माना जाता है। यहाँ के पशु पक्षी लता गुल्म और वृक्ष तपोवनों के जीवन का एक अंग बन गए थे। तभी तो शकुंतला के पति गृह जाते समय जाने की उन सबों की आज्ञा चाहते हैं। जब शकुंतला अपने पति गृह दुष्यंत के घर जाती हैं शकुंतला, तो सभी जंगल के जीव जंतुओं पौधों पेड़ पौधों से वो आज्ञा मांगती हैं। पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको पाए, जो पहले तुमको नीर पिलाती हैं और फिर स्वयं पानी पीती हैं। फूल पात तोड़ती नहीं गहने हूँ के साय। अब इस वृक्ष के फूल पत्ते हैं वो भी नहीं तोड़ती हूँ। जब तू फूलन के दिवस आवत हैं सुखदान, और जब इन फूलों के फलने फूलने के दिन आते हैं तो ये बड़े सुखदायी होते हैं। फूली अंग समाती नहीं उत्सव करत महान, और अंग फूले न समाना अर्थात प्रसन्नता सा जाती है, उत्सव हो जाता है जब ये महोत्सव होता है, फल फूल जंगल का होता है। सो यह जाति शकुंतला आज पिया के गे कहते घर को, और आज शकुंतला अपने प्रिय के घर जा रही है। आज्ञा देव प्यान की तुम सब सहित सने, तुम सभी जंगल के पेड़ पौधों से कह रही हैं, तुम सभी शकुंतला को आज्ञा दीजिए प्रेम से युक्त स्नेह से युक्त, ताकि मैं अपने प्रिय के घर जा सकूं। भारतीय संस्कृति इतने में ही संकुचित नहीं है, पारिवारिकता पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर शोकांत नाटकों का निषेध है। जिस नाटकों का अंत दुखांत होता है, इनका निषेध किया गया, मनाही की गई है। भारत में अतिथि को विशेष महत्व प्रदान किया गया, अतिथि को देवता माना गया है, अर्थात अतिथि देवो भव। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क मानवीय संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के आक्रमण हुए थे, विभिन्न जातियां यहाँ पर आकर रह गई, तो यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियां आने से कुछ समस्या जटिल तो जरूर हुई। पुराने समय में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत रीति से हो गया। पुराने समय दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति, उत्तर भारत में आर्य संस्कृति थी, इन दोनों का तो सामंजस्य हो गया। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृति का मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है, मतलब उचित है, किंतु समन्वय में अपना न खो बैठना। जो अपना है अर्थात भारतीय संस्कृति की मूल बात है, उनको खोना नहीं है। दूसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाए जा सकते हैं, उनके द्वारा अपनी संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं है। जो दूसरे संस्कृतियों की अच्छी बात है, जो हमारी संस्कृति आसानी से समझ जा सकते हैं, उनको हमारी संस्कृति में अपना आना कोई अपमानजनक नहीं है। अपनी संस्कृति अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो न खाती हो, उससे लज्जित होने की वाली कोई बात नहीं है, ऐसा लेखक बाबू गुलाब राय कहते हैं। प्राचीन भारत में संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में एकांत साधना पर अधिक बल दिया गया था, यद्यपि सामूहिक प्रार्थना का अभाव
नहीं है। हमारे कीर्तन आदि तथा महात्मा गांधी द्वारा परिचालित प्रार्थना सभाएं धर्म में एकता की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आई है। हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को महत्व दिया गया है, अर्थात परिवार को महत्व ज़्यादा दिया जाता है भारतीय संस्कृति में। पारिवारिकता को खोकर सामाजिकता को ग्रहण करना तो मूर्खता होगी, किंतु पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेयस्कर होता है। लेखक बाबू गुलाब राय कहते हैं पारिवारिकता को महत्व देना ही है, साथ में सामाजिकता को भी आगे बढ़ाना है। भाषा और पोशाक में अपनत्व होना, जातीय व्यक्तित्व को तिलांजलि देना होगा। हमें अपनी सम्मिलित परिवार प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही न रह जाए, न व्यक्ति को इतना महत्व देना कि गुरुजनों का आदर भाव ही न रहे और परिवार एकता पर कुठाराघात हो। कपड़े और जूतों की सभ्यता, कम से कम कपड़े पहने और नंगे पैरे रहने की सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता बताते हैं लेखक बाबू गुलाब राय। अंग्रेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व है, किंतु उसे अपने यहाँ के शौका और पूजा गृहों की सीमा पर आक्रमण न करना चाहिए, अर्थात जहाँ पर भोजन बनाया जाता, शौका का अर्थ है जहाँ भोजन बनाया जाता है, पूजा गृह मतलब मंदिर मस्जिद है, यहाँ पर अब जूतों को नहीं ले जाना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति में नहीं आता है। हमारी सभ्यता मिट्टी और पीतल के बर्तनों की है। हमारी सभ्यता स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के प्रति अधिक अनुकूल है। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा बंदोबस्त कर सके तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, को अच्छी चीज़ नहीं है। कुल्हड़ों अर्थात मिट्टी के बर्तनों का उपयोग यदि कर सके तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा लेखक गुलाब राय कहते हैं। आलस्य को वैज्ञानिकता पर विजय न पाना चाहिए। अब वैज्ञानिकता, जितना विज्ञान आगे बढ़ रहा है उससे मनुष्य आलसी हो रहा है, इसलिए हम पर आलस्य को हावी नहीं होने देना। लेखक कहते हैं अंग्रेजी संस्कृति से भी सफाई और समय की पाबंदी की बहुत सी बातें सीखी जा सकती हैं, किंतु अपनी संस्कृति के मूल अंगों पर ध्यान रखने हुए समन्वय बुद्धि से काम लेना चाहिए, मतलब बुद्धि का सामंजस्य हमको बनाए रखना चाहिए। समन्वय द्वारा संस्कृति क्रमशः उन्नति करती रही है और आज भी हमें उन्हें समन्वयशील बनाना है। ये तो अपने भारतीय संस्कृति नामक निबंध बाबू गुलाब राय का पूरा हुआ। इसके कठिन शब्दार्थ देख लेना। अब प्रश्नोत्तर। भारतीय संस्कृति निबंध के निबंधकार कौन है? बाबू गुलाब राय। गोरस बेसन हरि मिलन एक पथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक समय में दो कार्य संपन्न होना। संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृति शब्द का अर्थ है संस्कार से। संस्कृति शब्द का संबंध किससे है? संस्कार से है और इसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना और परिष्कार करना। संस्कृति के कितने पक्ष हैं? दो पक्ष। संस्कृति के दो पक्ष हैं, संस्कृति का बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। कुशल शब्द का क्या अर्थ है? कुशल शब्द का अर्थ है दैनिक पूजा विधान को पूरा करने के लिए जो कुश लाने में समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को ही कुशल कहते हैं। भाषा संस्कृति का कौन सा अंग है? भाषा संस्कृति का बाह्य अंग है। ये तो हुए प्रश्नोत्तर। विद्यार्थियों, आपको पाठ कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।